नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल, उसमें हमने सोशियोलॉजी शुरू की थी। उसमें 3 लेक्चर्स कवर करने के बाद में हम लोग सेक्युलराइजेशन जो प्रोसेस ऑफ चेंज था, उसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन पढ़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन आज हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण होता क्या है? ये आपके इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक है, तो थोड़ा-सा इसकी जो डेफिनिशन है एटलीस्ट वो ध्यान से पढ़ लेना। ग्लोबलाइजेशन इज़ व्हाट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पर्सन्स एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़। जैसे कि आपको पता होगा जो भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद में हुए, चाइना में यही रिफॉर्म्स 1980s में हुए। वैसे ही सिमिलरली होल वर्ल्ड में ऐसे रिफॉर्म्स कुछ 1980s और 90s के बीच में ये रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद में जो एलपीजी में जो जी वाली अवधारणा है ग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिला और खास तौर पे वो नेशंस जो डेवलपिंग नेशंस थे उसको बहुत इंप्रूवमेंट अपनी इकोनॉमी में देखने को मिला। तो फिर ये जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। फिर देखें अपन यहाँ पर जो चीज़ें अपन ने लिखी हुई है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ज्योग्राफिकल रीअरेंजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सोशल एनवायरनमेंट कैन नो लॉन्गर बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल साइट्स, डिस्टेंसेस एंड बाउंड्रीज। ठीक है, ये वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है बेसिक यही है कि देयर हैज जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके बियॉन्ड भी बाउंड्री है। जो हम लोग इंडियन जो पर्सपेक्टिव है उसमें वासुदेव कुटुंबकम का जो जो अवधारणा है वो ग्लोबलाइजेशन ही तो शो करता है। तो फिर इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज टू सच अ लेवल दैट इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू इफेक्ट पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर रिसेशन यूएसए में आया तो यूएसए का जो रिसेशन होगा ना सर, वो आपके इंडिया के मार्केट को इतना डाउन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एलपीजी रिफॉर्म्स या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आता है। फिर अकॉर्डिंग टू मार्शल, एक देखो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है द मीडिया हैज टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज की अवधारणा डेवलप होती है और उन्होंने कहा है कि सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है, तो ये जो पूरी दुनिया है ये ग्लोबल विलेज है। और स्लोगन ग्लोबलाइजेशन के लिए दिया हुआ है वन अर्थ, वन नेशन एंड वन सिटीजनशिप। फिर ग्लोबलाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं और वो 4 पैरामीटर्स क्या-क्या हैं? अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बाय अलाउइंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज, है ना? बाय अलाउइंग या रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल जहाँ पर हो सके। फिर फ्री ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे आप एफटीए देख लो इकोनॉमिक्स में, है ना? एफटीए जैसे एग्रीमेंट्स होंगे। फ्री ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो देखो वैसे पूरी दुनिया करती नहीं है, पर हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर ट्रांसफर कर सकती है जो स्ट्रैटेजिकली, है ना, सामरिक रूप से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वैसी टेक्नोलॉजी इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता ही होगा इंडिया इज अ बिगेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस, है ना? रेमिटेंसेस का अभी मेरे को डाटा तो खुद भी याद नहीं है, पर ये डाटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इंपॉर्टेंट डाटा है, आप याद रखना। और बिगेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंस क्यों है? क्योंकि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ से लेबर जाना, चाहे वो फिजिकल लेबर हो, चाहे स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो। आपको पता होगा जो यूएई जो है वहाँ पर, ओमान में और अलग अलग जगह पर, यूएसए में देख लो हमारे जो स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, वो लोग कितने ज़्यादा हैं, तो वो लोग हमारे रेमिटेंसेस को बढ़ाते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम जो हमने बात की, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना? ये आपको याद होगा, वन वर्ल्ड वन फैमिली वाला जो कंसेप्ट है, G20 को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर इज फाउंड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। फिर एंशिएंट सिल्क रूट, देखो आज के टाइम पर इतने सारे कॉरिडोर्स दुनिया में बन रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें अभी रिसेंटली, जैसे आपको पता होगा, रशिया और इंडिया के बीच में ऑयल ट्रेडिंग हो रही है। ऑयल ट्रेडिंग जो जिससे हो रही है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से हो रही है, आईएनएससी से। तो ये आईएनएससी भी क्या है? आपके इंटरनेशनल रिलेशन में आपने और भी बहुत सारे पढ़े होंगे। ये सारे एंशिएंट सिल्क रूट्स हैं, है ना? एंशिएंट सिल्क रूट्स को वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो एंशिएंट सिल्क रूट्स भी हमारे लिए क्या, ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट माने जाते हैं। सर्व्ड एज यूनिफाइंग पाथ बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक इनोवेशंस होते गए टाइम टू टाइम मिडाइवल पीरियड में। उसने क्या प्रोवाइड की, मोमेंटम दिया किसको, ग्लोबलाइजेशन को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, आपको पता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, हालांकि लीग ऑफ नेशंस ने ऐसा कुछ बड़ा काम किया नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यही बात थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, पर इसके होते हुए भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और आज भी आप देख लो, उसके बाद में 1945 में यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1945 में, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसका काम था वॉर को रोकना। एंड आफ्टर दैट आपको पता ही है आज की सिचुएशन, चाहे रशिया यूक्रेन देख लो, चाहे इसराइल पैलेस्टीन देख लो, no one probably listens to what UN has to say. देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, देखो GATTs, ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा होगा। 1947 में मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं? दीज आर व्हीकल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना? ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, क्या ज्यादा ही गंदगी हो गई आज। ये क्या है? जो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और WTO हैं, ये
व्हीकल्स ऑफ फॉर ग्लोबलाइजेशन है। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे बना रखा है। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात आए तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाता है, जब भी हायरार्की की बात आए तो ट्रायंगल बन जाता है, जब भी डी सेंट्रलाइजेशन की बात आती है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो अर्बन लोकल बॉडीज या पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो ये अगर कंसेप्ट दिमाग में रखोगे तो 20-50 शब्द आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर रीजंस ऑफ फॉर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबल आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन ग्लोबल स्केल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि सिर्फ यूरोप में शुरू हुआ, वो बाद में जैसे ग्लोबलाइजेशन को मोमेंटम मिलता है उसके बाद में पूरी वर्ल्ड में ये बड़े स्केल पर फैल जाता है। फिर जोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक रिसर्च, स्प्रेड ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो यूएसए में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया ने अपनाने की कोशिश करी। चाहे आप जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको भी आप देख लो कि चाइना है जो कि पॉलिटिकली कम्युनिज्म है, पर वहाँ पर जो इकोनॉमिकली उसको देखो तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पहले भी बात की, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, तो उसके बाद में जो इमरजेंस हुआ वो यूनिपोलर वर्ल्ड का हुआ। आपको पता होगा 1991 से पहले यूएसएसआर और यूएसए, है ना, यूएसएसआर और यूएसए ये दो पोल्स थे, है ना। अब ये पोल अकेला बच गया और शायद आने वाले टाइम में चाइना एक पोल डेवलप हो जाए, आने वाले टाइम में इंडिया एक पोल डेवलप हो जाए, पर यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, इमरजेंस ऑफ। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा कारण बना। रोल ऑफ मीडिया, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमने ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी, उसमें रोल ऑफ मीडिया बहुत बड़ा रोल है। आईटी रेवोल्यूशन चाहे उसको कह लो, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमनिज्म, मानववाद ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया। फिर कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, चाहे ये कह सकते हैं अपन कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा उनकी परवाह नहीं है, पर वो बातें तो करते हैं, तो बातें कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का बड़ा कारण रहा। फिर डायमेंशंस और इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये शायद स्लाइड में थोड़ा सा ओवर यूज़ हो गया कलर्स का, बट एनीवे आई होप ये दिख रहा है। डायमेंशंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखें तो इकोनॉमिक डायमेंशन देखें तो उसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। फिर सोशो कल्चरल डायमेंशन के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉलिटिकल और इसके ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के देखें। तो एक एक करके देखो। इकोनॉमिक डायमेंशन में देखो तो रेफर्स टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, तो ये सीधी इकोनॉमिक अवधारणा ही है। पॉजिटिव में देखेंगे इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस है, इट फ्यूल्ड ग्रोथ, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इन डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो गए, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जाने लगा। हमारे यहाँ पे देख लो आप एफडीआई या एफआईआई जो है, फॉरेन एफपीआई या एफडीआई, है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। नेगेटिव्स में देखो तो एक्यूमुलेशन ऑफ जो वेल्थ है उसको प्रमोशन मिलता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट पढ़ी, 1% के पास तो कितना है 57% और 50% के पास में है 1% धन। तो ये जो प्रमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ या इनकम इनइक्वालिटीज। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, है ना। ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनीज, तो उससे पहली चीज क्या डिस्ट्रॉय होती है? पहली चीज लोकल इंडस्ट्रीज ही डेवलप डिस्ट्रॉय होती है। फिर मैकेनिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज, मैकेनिज्म नहीं है ये, मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो मशीनीकरण जब इंडस्ट्रीज का हो गया तो हमारे लिए ये नेगेटिवली रोल प्ले किया, क्योंकि जॉबलेस जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिली। फिर सोशो कल्चरल जो डायमेंशन है उसमें देखो, इसमें फ्री फ्लो ऑफ कल्चरल आइडियाज है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक कंसेप्ट है। उसमें पॉजिटिव में देखो तो कॉन्टैक्ट विद न्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एनकरेज वैल्यू ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी। आप देखो ओशो जैसे महान आदमी अमेरिका में जा करके और भगवान बन जाते हैं, तो ये इंडियन कल्चर का प्रोपगेशन ही होगा, है ना। पॉजिटिव में देखें। नेगेटिव में देखें तो ओवर पावर्ड इकोनॉमिक एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट, इसने मटीरियलिज्म ने क्या बना दिया, इंसान को सिर्फ मटीरियल के पीछे भागने वाला इंसान बना दिया, जो कि अच्छा नहीं माना गया। फिर उसके अलावा देखो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है, मटीरियलिज्म को प्रमोट करता है, तो ये चीज़ क्या है, सोसाइटी को वीकन करती है, अफेक्ट करती है इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जब ये इंडिविजुअलिज्म की जब हम बात करते हैं तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत अफेक्ट होती है इस चीज़ से। फिर पॉलिटिकल डायमेंशन में देखें तो फ्री फ्लो ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज हुआ, और पॉजिटिव में देखो तो इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हुई, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की भावना जो आर्टिकल 51 में हमारे डीपीएसपी में देखने को मिलती है। फिर गुड गवर्नेंस से हम लोग गुड गवर्नेंस की तरफ मूव हुए, विच गिव राइज टू कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। हम एक कंट्री के सिटीजन नहीं है, ग्लोबल सिटीजन है। फिर नेगेटिव में देखो अफेक्टेड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, वीकेंड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि सॉवरेनिटी हर कोई आकर के आपकी कश्मीर इशू है, यूनाइटेड नेशन में चले गए तो कोई भी कंट्री आकर के कोई भी बयान दे दे रहा है, तो ये सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बात करें तो पॉजिटिव में गिव राइज टू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन, ई गवर्नेंस, एडवांस मिलिट्री। जबकि नेगेटिव में डिजिटल कॉलोनाइजेशन हो गया, डिजिटल इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई, साइबर टेररिज्म जैसी नई चीज़ें हमको देखने को मिली, डिजिटल डिवाइड जो हमने बात की, इनकम इनइक्वालिटी और डिजिटल डिवाइड साथ साथ में चलते हैं, है ना, दे गो हैंड इन हैंड। फिर इंक्रीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। फिर दो अवधारणाएं आती हैं, ग्लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन तो सीधा है ग्लोबल और लोकल का मिक्सचर।
अब जैसे कि शब्द से भी हमको ग्लोकलाइज़ेशन को जियो लोकलाइज़ेशन भी बोलते हैं और ये मिक्सचर है ग्लोबल और लोकल का। जैसे कि आपको देखने को मिलता होगा भांगड़ा पॉप, वैसे तो मैंने भी कभी ये सब कुछ सुना नहीं है, पर आप देख लो, मैं भी यहीं यहाँ पर ही पढ़ा है मैंने पहली बार। तो ये ग्लोकलाइज़ेशन या जियो लोकलाइज़ेशन में क्या है, मिक्सचर ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, है ना? भांगड़ा पॉप हो गया, इंडी पॉप हो गया, ये म्यूज़िक है, तो ये ग्लोबलाइज़ेशन बताते हैं। फिर एक कांसेप्ट है ग्लोबलाइज़ेशन, है ना? ग्लोबलाइज़ेशन क्या है कि आप कोई ग्लोबल इंडस्ट्री हो या फिर आप किसी देश में काम करने वाली एक बड़ी एमएनसी हो और आपको दूसरे देश में जाना है, तो आप उसके कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालोगे, है ना? आप उसको बोलोगे क्या, हम भाई तेरे क्या हैं, ब्रो हैं। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन का कांसेप्ट है। इसमें रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज ऑर्गनाइजेशंस और कंट्रीज़ दैट ट्राई टू इंपोज देमसेल्व्स एट लोकल लेवल टू इंक्रीज़ देयर इन्फ्लुएंस एंड प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैकडॉनल्ड्स में जो है वो सेलिंग वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि में वेजिटेरियन प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भिलवाड़ा राजस्थान में एक जगह है। तो भिलवाड़ा में है ना, एक बार मैं गया तो मुझे वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ है। वहाँ पे जैनिज़्म का बहुत अच्छा वो है, प्रमोशन है, जैनिज़्म का प्रमोशन है। वहाँ पे वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो डोमिनोज़ था वो वेजिटेरियन था। वे सिमिलरली अहमदाबाद में भी मैंने देखा, नवरात्रि में जो डोमिनोज़ होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड सेल नहीं करते हैं। फिर पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिसमस और वैलेंटाइन्स डे, जैसे वैलेंटाइन्स डे तो कौन नहीं जानता, वैलेंटाइन्स वीक कहना चाहिए अब तो। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन का कांसेप्ट है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है? अलग-अलग जगह पे इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं, चाहे यूथ पे हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे वुमेन हो, चाहे ये सारे इम्पैक्ट हम लोग एक-एक करके बात करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन इंडिया पर ओवरऑल देखें तो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबलाइज़ेशन के, व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन इंडिविजुअल, सोसाइटी और कल्चर। जो ग्लोबल अपैरल का ट्रेंड है, आप जीन्स पहनने लग गए, तो ये ग्लोबलाइज़ेशन के कारण ही है। इंक्रीज़ इन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, है ना? इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, तो ये ग्लोबलाइज़ेशन का इफेक्ट है। फेस्टिवल्स जैसे कि क्रिसमस हो गया, वैलेंटाइन्स, ये सबको पॉपुलैरिटी मिली, अट्रैक्शन टुवर्ड्स हॉलीवुड मूवीज़ देखने लग गए, ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ होली, दिवाली, है ना? चाहे आप दुबई में अगर आप रह रहे हो, आप कभी दुबई जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर होली और दिवाली, दिवाली तो खास तौर पे, क्योंकि दुबई वालों को तो वैसे ही पटाखे फोड़ने का बहुत शौक है। तो वहाँ पर ग्लोबल सेलिब्रेशन में आप होली दिवाली का देख लो, चाहे दुबई में हो, चाहे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में, आपको हमेशा ऐसी भीड़ देखने को मिल जाएगी। फिर चेंज ऑफ फूड हैबिट्स, है ना? हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर खाने लग गए। ग्लोबल सेलिब्रेशन ये वापस रिपीट हो गया, है ना? इंक्रीज़ पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, मैंने बताया यूएसए में ओशो जैसे गुरु को भगवान बना दिया। आयुर्वेदा, ग्लोबली आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। डिक्रीज़्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, ठीक है? नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पर पॉइंट है इंक्रीज़्ड डिवोर्स रेट्स। तो ये इम्पैक्ट है क्या, ग्लोबलाइज़ेशन ऑन इंडिया। और फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम देखो वीक हो गया, ऑक्यूपेशन जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन थे वो डिक्रीज हो गए। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, ये भी डिक्रीज हो गई। इंटरकास्ट मैरिजेस इंक्रीज हो गई, कास्टिज्म तो बढ़ाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये आई होप ये सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन की बात करें तो इंक्रीज इन हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, डिक्रीज क्राइम रेट्स, इंक्रीज फ्रीडम, एक्सेप्टेंस टू सिंगल मदरहुड एंड लिव इन रिलेशनशिप जैसे कंसेप्ट जो ग्लोबल कंसेप्ट्स हैं या फिर वेस्टर्न कंसेप्ट्स हैं, उनको एक्सेप्टेंस मिली। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, है ना, जो कि महिलाओं का काम सिर्फ किचन तक था, अब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टनर्स हैं। फिर नेगेटिव रोल में देखो डुअल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एंड ऑफिस वर्क, है ना, आप चाहे ऑफिस में जा रहे हो तो भी घर आके आपको डोमेस्टिक काम आपको ही करने हैं। आपके लिए वहाँ बैठा जो मर्द है, जो मेल है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस में भी सिमिलर जो मेल और फीमेल जो डिफरेंसेस हैं वो आज भी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक धारणा है। जो इनकम इम्पैरिटी है कि आप सेम लेवल पर हो पर आप दोनों की सैलरीज अलग अलग हैं, मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, फीमेल को कम सैलरी मिल रही है, तो ये भी देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया बुलिंग फीमेल्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं वेमेन पे। फिर ये यूथ पे है, मैं देखो नोट्स दे दूँगा, आप पढ़ लेना पॉजिटिव और नेगेटिव में। फॉरेन एजुकेशन एक्सेसिबल हो गया यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ। नेगेटिव्स में देखो तो कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म जैसी चीज़ें, जो यूथ है, युवा है, उसको बहुत सारी मटीरियलिज्म जो वो बाद में देखने वाला था वो अभी पहले ही देख लेता है। फैमिली वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ बढ़ा है। फिर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और इंडियन फैमिली, तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखो तो साइंटिफिक वैल्यूज़ इवॉल्व हुई हैं सोसाइटी में, ऑर्थोडॉक्सी डिक्रीज़ हुई है, पहले ऑर्थोडॉक्स कल्चर ज़्यादा था पुराने विचारों के साथ में, ओल्ड स्कूल कल्चर अब पॉजिटिव, अब इसमें देखो फिर इंक्रीज़ होता है क्या, इंटरकास्ट मैरिजेस में। ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो गया। नेगेटिव्स में देखो, अब ये ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली चाहो तो आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो और पॉजिटिव में भी लिख सकते हो। फिर डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली हो गया, लैक ऑफ केयर फॉर एल्डरली हो गया, इंक्रीज जनरेशन गैप को इंक्रीज कर देता है और इंक्रीज सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म को बढ़ा देता है। जो सामूहिक जो परिवार पहले रहा करता था वो अब इंडिविजुअलिज्म पर फोकस इसका ज़्यादा है। फिर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर और कुछ इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट हैं, तो
देख लेते हैं एक एक करके। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में देखो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, जीएम क्रॉप्स का कंसेप्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मेथड्स आ गए, है ना। जीएम क्रॉप्स में, अच्छा जीएम क्रॉप्स के बारे में एक बात बताऊं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और ये सारी चीज़ें आप मेंस के लिए देख करके जाना है इस बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो इंट्यूशनिस्ट हूँ, तो मुझे थोड़े से इंट्यूशंस कुछ आते हैं, तो आई ट्राई एंड फोकस ऑन देम। तो जीएम क्रॉप्स ऐसा एक इंट्यूशन है। फिर इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, इनोवेटिव टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एक्सेट्रा, और कमर्शियल एग्रीकल्चर का प्रमोशन बढ़ा, चाहे इसमें आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का विकास, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। और एनवायरनमेंट में लास्ट में देखो तो पॉजिटिव, तो यूएन ने देखो बहुत सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किए, अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी 17 गोल्स हैं, याद रखना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रुप्स लाइक यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी पढ़ सकते हो, गुरुग्राम में स्टैब्लिश्ड इंडिया और फ्रांस का कोऑपरेशन से। फिर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर नेगेटिव्स में देखो तो इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज पोल्यूशन, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, वेयर एज एक्सटेंशन नहीं है, ये एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन है। फिर कॉन्क्रीट जंगल्स या अर्बन जंगल्स, और इंक्रीज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बेसिक बातें हुई ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो कंक्लूजन में देखो, ग्लोबलाइजेशन एज अ होल इज नाइदर अ ब्लेसिंग नॉर अ कर्स, वी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, सो वी हैव टू फॉलो द वैल्यूज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम विच यूनाइट्स द वर्ल्ड विद डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। तो ये बेसिक बातें ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने की। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी करके टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। होपफुली जल्दी ये फिनिश कर दूंगा, आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबल, आप लोग अपने पेज पर इसको देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।